Hello, everyone. Welcome to today's session. I hope you all are doing well. So, this is the fifth lecture with respect to our tort law series. Today, we are going to discuss negligence, its essentials, and defenses. So, here's my little introduction. I'm Advocate Sakshi Aswal. I'm a law professor at AFT University, and formerly, I was working as a legal editor at Manupatra. So, this session will be more like practice oriented and we'll discuss some landmark judgments. Hopefully, this will be a fruitful session for you all. So, let's begin. टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस की फॉर्मल डेफिनेशन हम जब भी एनालाइज करते हैं सो वी रियलाइज कि ये एक एक्शनेबल सिविल रॉन्ग है जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर को एक्सरसाइज करने में फेलियर की वजह से होता है रिजल्ट इसका क्या होता है कि दूसरे पार्टी को फोर्सिएबल डैमेज फेस करना पड़ता है नेग्लिजेंस का फोकस हमेशा सबस्टैंडर्ड कंडक्ट विच मीन्स केयरलेसनेस पर रहता है जो इसे इंटेंशनल टॉर्ट से डिफरेंशिएट करता है हमें एक फंडामेंटल शिफ्ट भी देखने को मिलता है मॉडर्न नेग्लिजेंस लॉ रिजिड और कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट लाइबिलिटीज जैसे केवियट एम्प्टर से इवॉल्व हो गई है और अब वो रीजनेबल फोर्सेबिलिटी पर बेस्ड है जो कि एक जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क बन गया है एक सक्सेसफुल क्लेम के लिए कोर रिक्वायरमेंट है कि डीबीसीडी मॉडल के 4 inseparable एलिमेंट्स को प्रूव किया जाए Now let's try to understand this model in a more in-depth manner. Um, इन 4 एलिमेंट्स का क्यूमुलेटिव प्रूफ ड्यूटी ब्रीच कॉजेशन डैमेजेस होने पर ही फाइनेंशियल लॉस बर्डन प्लेंटिव से डिफेंडेंट पर शिफ्ट होता है कॉजेशन का एलिमेंट यहाँ गेटकीपर की तरह वर्क करता है क्योंकि ये लाइबिलिटी की स्कोप को लिमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कॉजेशन की डुअल सेटिस्फैक्शन यहाँ बहुत ज़रूरी है फर्स्ट इज फैक्चुअल कॉजेशन इसे बट फॉर के वे में भी आप समझ सकते हैं इसमें ये प्रूव करना होता है कि ब्रीच और हार्म के बीच में एक क्लियर कनेक्शन है यानी वो बट फॉर वाला जो एलिमेंट है वो बहुत एविडेंट है द नेग्लिजेंट एक्ट द हार्म वुड नॉट हैव अकर्ड सो सेकेंड वी हैव लीगल कॉजेशन विच इज रिमोटनेस बेसिकली ये लिमिटलेस लाइबिलिटी को रोकता है क्योंकि सिर्फ काइंड ऑफ डैमेज जो हुआ है वो रीजनेबली फोर्सिएबल होना चाहिए नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्यूटी एंड ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर ड्यूटी ऑफ केयर लाइबिलिटी का फाउंडेशन है इसकी डेफिनेशन है लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज रीजनेबल कॉशन टू प्रिवेंट फोर्सिएबल हार्म टू अदर्स इस ड्यूटी का जेनेसिस द नेबर प्रिंसिपल में है जिसे लॉर्ड एटकिन ने डोनह्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस में आर्टिकुलेट किया था इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ड्यूटी उन पर्सन्स को ओ की जाती है जिन्हें रीजनेबली कंटेम्पलेट किया जा सकता है कि वो एक्टर के कंडक्ट से क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे इस लैंडमार्क रूलिंग ने रीजनेबल फोर्सिबिलिटी को ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश करने का ओवरआर्किंग टेस्ट बना दिया देन वी हैव ब्रीच ऑफ ड्यूटी तब होता है जब डिफेंडेंट का कंडक्ट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ केयर से फॉल बिलो करता है जैसे कि इस स्टैंडर्ड ऑफ केयर को रीजनेबल पर्सन के हाइपोथेटिकल कंडक्ट से डिटरमाइन किया जाता है जो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में एक्ट कर रहा हो कोर्ट इस ब्रीच को इवैल्यूएट करने के लिए काफ़ी फैक्टर्स एनालाइज करती हैं जैसे कि फोर्सिएबल लाइक्लीहुड ऑफ हार्म इसमें हम एनालाइज करते हैं कि इंजरी का रिस्क कितना प्रोबेबल था नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड लाइक्लीहुड ऑफ द रिस्क रिस्क कितना बड़ा और कितना लाइकली था देन वी हैव बर्डन ऑफ प्रिकॉशन प्रिवेंटेटिव मेजर्स को लेना कितना फीजिबल और कॉस्टली था लास्ट वी हैव सोशल यूटिलिटी ऑफ द कंडक्ट डिफेंडेंट के एक्ट का सोसाइटल बेनिफिट क्या था ओके सो दीज आर द डिफरेंट aspects that we analyze. Then we have causation and damage. Damage means actual loss. Causation के दो एस्पेक्ट्स हैं फैक्चुअल कॉजेशन को बट फॉर टेस्ट से प्रूव करते हैं अगर डिफेंडेंट का नेग्लिजेंट एक्ट नहीं होता तो क्या हार्म होता
यहाँ पर ये देखा जाता है। लीगल कॉजेशन रिमोटनेस में डैमेज रीजनेबली फोर्सेबल होना चाहिए, सिर्फ टाइप ऑफ हार्म फोर्सेबल हो, एक्सटेंट नहीं। यहाँ इंटरवीनिंग एक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है, कोई अनप्रिडिक्टेबल सब्सिक्वेंट एक्ट चेन ऑफ कॉजेशन को ब्रेक कर सकता है, जिससे डिफेंडेंट लाइबिलिटी से एब्सॉल्व हो जाता है। डैमेज विच इज एक्चुअल लॉस फोर्थ और फाइनल एसेंशियल एलिमेंट है। नेग्लिजेंस एक्शनेबल पर से नहीं है, प्लेंटिफ को एक्चुअल मेजरेबल हार्म, इंजरी या लॉस डेमोस्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपनसेशन में इकोनॉमिक लॉसेस, एग्जाम्पल मेडिकल एक्सपेंसेस, और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस जैसे कि पेन, सफरिंग, दोनों कवर होते हैं। Okay, so now, so this is a summary of all the essential elements. You can go through these notes and you can take the screenshot of these PPT slides. Now, let's move on to this particular doctrine, which is based on Latin maxim, and basically it means the thing speaks for itself. सो नेग्लिजेंस का ये एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसीजरल एड है। जब प्लेंटिफ के पास डायरेक्ट एविडेंस की कमी होती है तो ये डॉक्ट्रीन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पर डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस का रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन क्रिएट करता है। इसके लिए 3 पार्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वी हैव अनयूजुअल अकरेंस, जिसका मतलब है इंसिडेंट नेग्लिजेंस की एब्सेंस में ऑर्डिनरीली अकर नहीं करता। सेकेंड वी हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल, हार्म करने वाली इंस्ट्रूमेंटैलिटी डिफेंडेंट के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में थी। थर्ड वी हैव नो प्लेंटिफ कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज इंजरी प्लेंटिफ की किसी वॉलंटरी एक्शन या कॉन्ट्रीब्यूशन से नहीं हुई। अगर ये टेस्ट एस्टैब्लिश हो जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर शिफ्ट हो जाता है, जिसे प्रिजम्पशन को रिब्यूट करने के लिए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड okay, so you can go through these notes. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं दो चीज़ें, कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पहले समझते हैं। ये एक हिस्टोरिकल रूल था। ओके, इस स्ट्रिक्ट ऑल और नथिंग रूल में अगर प्लेंटिफ्स ने 1% भी कंट्रीब्यूट किया हो अपनी इंजरी में, तो वो इंटायरली बार्ड हो जाते थे डैमेजेस रिकवर करने से। अब इसे ज़्यादातर jurisdictions में सुपरसीड कर दिया गया है। देन वी हैव नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज़ द मॉडर्न रूल, कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। ये फॉल्ट अपोर्शनमेंट को रैशनलाइज करता है, जिसमें प्लेंटिफ के डैमेजेस उनकी डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस के प्रोपोर्शन में रिड्यूस किए जाते हैं। इसके दो मॉडल्स हैं। फर्स्ट वी हैव प्योर कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। प्लेंटिफ रिकवर करता है इवन इफ वो 99% एट फॉल्ट हो, डैमेजेस उनकी परसेंटेज ऑफ फॉल्ट से स्ट्रिक्टली रिड्यूस होते हैं। देन वी हैव मॉडिफाइड कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। इसमें लेजिस्लेटिव थ्रेशोल्ड इम्पोज किया जाता है। 50% बार रूल विच इज़ बेसिकली रिकवरी बार्ड है अगर प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस ग्रेटर देन 50% हो। देन वी हैव 51% बार रूल। इसमें क्या होता है कि रिकवरी बार्ड होती है अगर प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस 51% या उससे ज़्यादा हो, यानी डिफेंडेंट के फॉल्ट से कम ना हो। Then we have a very, very important, you can go through this theory of fault apportionment, very important. Yeah, now we can go move towards medical negligence and the volume test. Very important topic. मेडिकल नेग्लिजेंस में स्टैंडर्ड ऑफ केयर एलिवेटेड होता है। ये रीजनेबली कॉम्पिटेंट मेंबर ऑफ द स्पेसिफिक प्रोफेशन की ड्यूटी होती है। द वॉल्यूम टेस्ट का प्रिंसिपल है कि डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं है अगर उनकी प्रैक्टिस को उस फील्ड के रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ सिमिलर प्रोफेशनल सपोर्ट करते हैं। इसका रैशनल ये था कि कॉम्प्लेक्स मेडिकल डिसीजंस को हाइंडसाइट से जज ना किया जाए।
लेकिन द बोलेथो क्वालिफिकेशन ने, विच इज़ लॉजिकल स्क्रूटिनी, उसने क्वालिफाई किया। बोलेथो एडेंडम में कोर्ट को इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाइड होना पड़ता है कि सपोर्टिंग एक्सपर्ट ओपिनियन लॉजिकली डिफेंसिबल, रैशनल और साउंड प्रैक्टिस पर बेस्ड है। इसका फंक्शन ये है कि इरैशनल, आउटडेटेड या डिफेंसिबल मेडिकल प्रैक्टिसेस को बॉलम टेस्ट की प्रोटेक्शन ना मिले। ओके, so we have a very important case with respect to medical negligence in India, which is IMA versus VP Shanta. इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस के दो फ्रेमवर्क हैं। फर्स्ट वी हैव सिविल लाइबिलिटी, जिसमें मॉनिटरी कंपनसेशन रेज हो सकती है, और है क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिवियर केसेस में हम सेक्शंस 337 338 जो आईपीसी के होते थे, उसके अंडर हम क्लेम कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता एंड अदर्स 1995 के केस में कोर इशू ये था कि क्या मेडिकल सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सर्विस की डेफिनेशन में इन्वॉल्व्ड है, इंक्लूडेड है या नहीं। जजमेंट जो यहाँ पर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि मेडिकल सर्विसेज जो कंसिडरेशन विच मींस पेमेंट के लिए दी जाती हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट में आती हैं। इससे पेइंग पेशेंट्स और बेनिफिशियरीज कंज्यूमर्स बन गए जो नेग्लिजेंस क्लेम्स के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स में रिड्रेसल सीक कर सकते हैं। Earlier, this was not the case, right? So this is a new thing that got developed. So basically, when we try to analyze the entire, I would say, session that we held today, so we get to know the real essence of negligence law, right? So we have another important case which is Donahue versus Stevenson, जो हमने पहले डिस्कस किया था, राइट? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस केस में क्या हुआ था कि मिस डॉनीह्यू की फ्रेंड ने परचेज किया था एक जिंजर बियर उनके लिए, एंड इन एन ओपेक बॉटल, और मिस डॉनीह्यू ने उसका कुछ पार्ट कंज्यूम किया और उन्होंने नोटिस किया कि एक स्नेल के कुछ डिकम्पोज्ड रेसिड्यूज हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्हें एक सडन शॉक मिला और कहीं न कहीं सिवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस फेस करना पड़ा, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने ये ड्रिंक परचेज़ नहीं की थी, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर को, व्हिच मीन्स यहाँ पर स्टीवेंसन को स्यू कर दिया डायरेक्टली नेग्लिजेंस के केस में। अब इश्यू क्या राइज़ हुआ? क्या मैन्युफैक्चरर व्हिच मीन्स स्टीवेंसन, यहाँ पर उनकी क्या लीगल ड्यूटी थी? क्या वो कंज़्यूमर के साथ जो भी मिस डोनाह्यू ने फेस किया है, उसके लिए लायबल है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप भी नहीं था पार्टीज के बीच में। सो यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहाँ पर डिसीजन लिया, जजमेंट लिया, और इस्टेब्लिश हुआ कि मैन्युफैक्चर की यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर बनती है। क्यों? क्योंकि वो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस को यहाँ स्ट्रेंथन करता है। लॉर्ड एटकिन ने यहीं पर नेबर प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि ड्यूटी ऑफ केयर ओ की जाती है उस पर्सन को जो कहीं न कहीं क्लोज़ली या डायरेक्टली अफ़ेक्ट हुआ हो हमारे एक्शंस के थ्रू। Okay, so this is how generalized test was based on forcibility. Now, coming to the summary of the landmark cases that we have gone through, we have understood Donahue versus Stevenson case, we have understood Indian Medical Association versus VP Shanta and others case. So these are the cases. Do go through this judgment. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेब आप साइट पे जाके इस केस को पूरा डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। Now let's move on to the key takeaways that you have, the things that you basically gonna carry forward from this lecture. सबसे पहला टेक अवे ये है कि नेग्लिजेंस का लॉ हमेशा 4 मेन पिलर्स पर रेस्ट करता है: ड्यूटी, ब्रीच, कॉजेशन और डैमेज। ये चारों एलिमेंट्स इंडिस्पेंसेबल हैं। आपको कोर्ट में एक भी एलिमेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि लायबिलिटी तभी एस्टैब्लिश होगी जब ये क्यूमुलेटिवली
प्रूवन हो। इस फ्रेमवर्क ने टॉर्ट लॉ को एक सिस्टमैटिक लॉजिकल बेसिस दिया है, जहाँ सिर्फ केयरलेसनेस ही काफ़ी नहीं है, उस केयरलेसनेस से होने वाला फोर्सिएबल हार्म भी ज़रूरी है, राइट? ड्यूटी ऑफ केयर की वो फंडामेंटल प्रेमाइस है जिसके बिना केस आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट? नेक्स्ट वी हैव प्रोपोर्शनैलिटी इन फॉल्ट। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट टेक अवे है। फॉल्ट एलोकेशन में आया फंडामेंटल शिफ्ट जो कि शोकेस करता है। हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का हार्श रूल काफ़ी एविडेंट था पहले पास्ट में, जिसमें प्लेंटिफ की स्लाइटेस्ट फॉल्ट भी उनके एंटायर रिकवरी को फुल बार कर देती थी। ये सिस्टम काफ़ी अनजस्ट था। मॉडर्न लॉ का शिफ्ट कंपैरेटिव फॉल्ट की तरफ हुआ है, जिसमें प्रोपोर्शनल रिडक्शन होता है। अगर प्लेंटिफ खुद 20% फॉल्ट एट फॉल्ट है, तो उसके डैमेजेस 20% से रिड्यूस हो जाएंगे। ये शिफ्ट एक लीगल कमिटमेंट दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का। नेक्स्ट वी हैव अकाउंटेबिलिटी इन प्रोफेशंस। सो बेसिकली ये तीसरा इम्पोर्टेंट की टेक अवे है, जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसके लिए हमने मेडिकल नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल देखा। वॉल्यूम टेस्ट ने पहले प्रोफेशनल्स को डिफरेंस दिया, जहाँ उनकी प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबल बॉडी सपोर्ट करती थी। लेकिन बोलिथो स्टैंडर्ड के इवोल्यूशन ने ये क्लियर कर दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल बॉडी की ओपिनियन भी लॉजिकली डिफेंसिबल और रैशनल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि लॉ ब्लाइंडली प्रोफेशनल कंसेंसस को फॉलो नहीं करता, बल्कि उस प्रैक्टिस की क्वालिटी और रैशनैलिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करता है। सो दिस ensures higher standards of professional conduct in practice. Next, we have hybridization of remedies. Okay, so लीगल सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी और रेमेडीज का हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा, मेडिकल सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट में इंक्लूड करना एक पैराडिगम शिफ्ट था। इसने सिटीजन्स को स्पेशलाइज्ड एवेन्यूज फॉर जस्टिस प्रोवाइड किए। अब नेग्लिजेंस क्लेम्स के लिए पेशेंट्स सिविल कोर्ट्स के लेंदी प्रोसेस के साथ साथ कंज्यूमर फोरम की एक्सेसिबल रिड्रेसल में भी अ, अपनी जो है क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है कि लीगल सिस्टम हमेशा एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए न्यू फ्रेमवर्क्स क्रिएट करते हैं। सो इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेग्लिजेंस का लॉ सिर्फ केयरलेसनेस को पनिश करना नहीं है, राइट? सो वी कैन से दैट ultimately, it is a law about foresight, reasonable foresight of the potential harm that our actions might cause. एक लॉयर या लीगल प्रोटेक्शन या लीगल प्रैक्टिशनर होने के बेसिस पे हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ड्यूटी ऑफ केयर की बाउंड्रीज, कॉजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी और कंपैरेटिव फॉल्ट की प्रोपोर्शनैलिटी को समझें। By doing so, you ensure that the burden of loss is placed not arbitrarily but rationally and justly on the shoulders of the party which is responsible for the foreseeable harm. I hope this particular lecture was informative. Thank you so much for being attentive and listening to this lecture. Like, share, and subscribe to our YouTube channel, Legal Vidya. Thank you.